हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन आवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों से डिस्कस किया था फंक्शंस ऑफ शेल वॉल के बारे में। ओके, शेल वॉल के फंक्शंस के बारे में बताया था, शेल की शेप के बारे में बताया था, स्ट्रेंथ के बारे में, प्रोटेक्शन के बारे में। तो आज की इस वीडियो में चलते हैं, आगे के पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, साइंस को पढ़ते रहना है। कोई भी डाउट है आपको किसी भी टॉपिक में, किसी पेज पर, किसी क्वेश्चन में, किसी भी आंसर में, यू कैन इजीली डिस्कस टू राहुल सर एट एनी टाइम। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक ऑफ फंक्शन ऑफ शेल वॉल। शेल की शेप के बारे में बताया था कि शेल की शेप प्राइमरली डिटरमाइंड होती है शेल वॉल से, जो कि मॉनिटर होती है शेल वॉल के प्रेजेंस के कारण। स्ट्रेंथ के बारे में बताया था, शेल वॉल प्रोवाइड करती है सपोर्ट और मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है शेल को, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलोज ऐड रहता है शेल में, जो इंक्रीज करता है उसके मैकेनिकल सपोर्ट को। प्रोटेक्शन आप हेडिंग डालिए, ठीक है। शेल की शेप और स्ट्रेंथ तो मैंने लास्ट वीडियो में करवा दिए थे। प्रोटेक्शन हेडिंग डालिए। प्रोटेक्शन जो होता है कि इसमें लिखिएगा शेल वॉल इज द फर्स्ट लाइन, शेल वॉल इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये क्या करती है? डिफेंस करना सिखाती है शेल के लिए। जैसे कि बाहर के जो पैथोजेंस होते हैं, जो रोग को करने वाले होते हैं, जो रोग को बढ़ाने वाले होते हैं, जिनके कारण डिजीज होती है, वो पैथोजेंस कहलाते हैं। तो उनको क्या करती है? उनसे प्रिवेंट करती है, उनसे लड़ती है। तो शेल वॉल इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर द शेल ड्यूरिंग अटैक फ्रॉम पैथोजेंस। फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा, इट इज tough and rigid, it is tough and rigid and prevent pathogens and other harmful foreign bodies from entering the shell। लिखा आपने? लिखिएगा। अगेन आई रिपीट, द शेल वॉल इज द फर्स्ट लाइन, जो शेल वॉल होती है इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर द शेल ड्यूरिंग अटैक फ्रॉम पैथोजेंस। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा, इट इज टफ, कॉमा लगा दीजिए, रिगिड एंड प्रिवेंट पैथोजेंस एंड, आगे लिखिएगा, एंड अदर हार्मफुल फॉरेन बॉडीज फ्रॉम एंटरिंग द शेल। अगला पॉइंट हेडिंग डालिए, कंट्रोलिंग टर्गिडिटी ऑफ शेल। शेल की टर्गिडिटी को किस तरीके से कंट्रोल करेंगे? तो कंट्रोल टर्गिडिटी, TURGIDITY, टर्गिडिटी ऑफ शेल। ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा, ए वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ शेल वॉल, ए वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ शेल वॉल। शेल वॉल का ये इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इज टू मेंटेन टर्गर प्रेशर, TURGOR, टर्गर प्रेशर को ये बनाए रखता है। TURGOR, टर्गर प्रेशर। ओके, और टर्गर प्रेशर क्या होता है? एक प्रेशर होता है जो शेल के थ्रू लगता है। इधर स्टार लगा करके लिखिएगा। यहां पर मैं इसमें हेडिंग तो नहीं डाल रहा, बट इसी में ही लिख रहा हूं, इस एरो लगा करके, टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर के बारे में बता रहा हूं आपको। ये एक ऐसा प्रेशर होता है, इज दैट प्रेशर एज द, टर्गर प्रेशर इज डिफाइंड, ऐसे लिख दीजिए आप, इज डिफाइंड एज द प्रेशर, इज डिफाइंड एज द प्रेशर exerted by, EXERTED, exerted by सेल, जो कि सेल के ऑर्गेनेलीज के थ्रू लगता है। शेल के जो अंग होते हैं, शेल ऑर्गेनेलीज के थ्रू लगता है। किस पर लगता है? ऑर्गेनेलीज के थ्रू ये लगेगा ऑन द शेल वॉल, शेल की वॉल पर, ऑन द शेल वॉल। तो टर्गर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय सेल ऑर्गेनेलीज ऑन द शेल वॉल। ओके, जैसे वाटर होता है, वाटर वैक्यूल्स में एंटर करता है ऑस्मोसिस के थ्रू, और प्रेशर किसके थ्रू लगता है? प्लांट रिगिडिटी के थ्रू। ओके, और रिगिडिटी ऑफ शेल क्या प्रोवाइड करवाती है? शेल को ब्रस्ट होने से बचाती है। अगला एरो लगा करके लिखिएगा आप लोग, द रिगिडिटी ऑफ शेल, द रिगिडिटी ऑफ शेल। शेल की जो रिगिडिटी, शेल वॉल की जो रिगिडिटी होती है, शेल वॉल, द रिगिडिटी ऑफ शेल वॉल टू प्रिवेंट द शेल,
टू प्रिवेंट द शेल, ओके, फ्रॉम ब्रस्टिंग, BRUSTING, फ्रॉम ब्रस्टिंग, यानी कि BUR ब्रस्टिंग, ब्रस्ट होने से, जलने से वो बचाती है, फ्रॉम ब्रस्टिंग। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं। बाइंडिंग ऑफ शेल, अगला पॉइंट लिखिएगा। बाइंडिंग ऑफ शेल, शेल को किस तरीके से बाइंड करेंगे, तो मिडिल जो लेमेला होता है, बाइंडिंग ऑफ शेल हेडिंग डाल दीजिए। अगला पॉइंट है नेक्स्ट, मिडिल लेमेला, LAMELLA, मिडिल लेमेला जो होता है शेल वॉल का, वो बाइंड करता है एक दूसरी शेल्स को। मिडिल लेमेला ऑफ शेल वॉल, मिडिल लेमेला ऑफ शेल वॉल बाइंड्स टुगेदर बांधे रखता है, बाइंड्स टुगेदर द एडसेंट टुगेदर द एडसेंट शेल्स। ओके, तो मिडिल लेमेला जो होता है शेल वॉल की, जो मिडिल लेमेला वो बाइंड रखता है शेल्स को आपस में। ओके, यहां तक हो गया है आप लोगों के। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो फंक्शंस हो गए शेल वॉल के, नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे और आपको मैं शेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप लोगों को डिफरेंस करके बताऊंगा कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ओके, चलिए जी नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं। ओके, बढ़ते हैं, लिखिएगा डिफरेंसेस बिटवीन, हेडिंग लिखिएगा डिफरेंसेस बिटवीन शेल वॉल एंड, किस किस के बीच में, शेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें आपके बहुत से क्वेश्चंस बनेंगे इस चैप्टर में से, तो इस चैप्टर को प्लीज अच्छे से पढ़िएगा, बार बार वीडियोस को रिपीट कर करके देखिएगा। ओके, वीडियो को रिपीट कर करके देखिएगा, बहुत से क्वेश्चंस इसमें से बनेंगे। शेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस होता है, एक तरफ तो लिखिए आप शेल वॉल, ओके, एंड सेकंड साइड लिखिए आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो शेल मेम्ब्रेन, दूसरी तरफ लिखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। शेल वॉल जो होती है वो प्लांट शेल में ही पाई जाती है। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, शेल वॉल इज फाउंड ओनली इन प्लांट शेल। शेल वॉल जो है वो केवल प्लांट शेल में ही पाई जाती है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल और प्लांट शेल दोनों में ही पाई जाती है। इसमें लिखिएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फाउंड इन बोथ एनिमल एंड प्लांट शेल। ओके, तो यहां पर लिखा है राहुल सर ने, फाउंड इन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट शेल, ये दोनों में ही पाई जाती है। शेल वॉल जो होती है वो शेल के बाहर की तरफ होती है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, लाइज आउटसाइड द शेल, शेल के आउटसाइड में होती है। जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल शेल में बात करें तो बाहर की तरफ होती है, और प्लांट शेल में बात करें तो बीच में ये प्रेजेंट होती है, बोल सकते हैं। इसमें लिखिएगा लाइज आउटसाइड, लाइज आउटसाइड द शेल, शेल के बाहर की तरफ, किसमें, एनिमल शेल में। ओके, एंड अब बात करेंगे प्लांट शेल की, प्रेजेंट beneath, BENEATH, present beneath, BENEATH, the shell wall in plant shell। ओके, ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट लिखिएगा,
शेल वॉल पे आ जाइए थर्ड पॉइंट में। शेल वॉल जो है वो रिगिड, टफ बोल सकते हैं हम लोग। शेल वॉल रिगिड होती है, शेल वॉल इज रिगिड, टाइट होती है, स्ट्रांग होती है, बोल सकते हो रिगिड। एंड थर्ड पॉइंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिखिएगा, ये फ्लेक्सिबल होती है। रिगिड का मतलब हो गया नॉट फ्लेक्सिबल, ऐसे समझ सकते हो, रिगिड का मतलब नॉट फ्लेक्सिबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, तो इसमें लिखिएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल। ओके, ये फ्लेक्सिबल होती है। एंड फोर्थ पॉइंट पर आ जाइए, शेल वॉल में आ जाइए फोर्थ पॉइंट पर। ये क्या है, कंपोज होती है, सेलुलोज से बनी हुई रहती है, पैक्टिन की बनी हुई होती है। इट इज कंपोज्ड ऑफ, किसकी बनी हुई रहती है, सेलुलोज। ओके, और किसकी, हेमी सेलुलोज एंड पैक्टिन। ओके, ये सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आ जाइए, ये लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। इसमें लिखिएगा इट इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। ओके, लिपोप्रोटीन, ये लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। शेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग होती है, इट इज नॉन लिविंग। शेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो लिविंग होती है, इट इज लिविंग, इट इज लिविंग। ओके, तो शेल वॉल नॉन लिविंग होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होती है। शेल वॉल जो है इसका मेन फंक्शन क्या है, सपोर्ट देना है, प्रोटेक्शन देना है। ओके, ये अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया ही है। ओके, शेल वॉल में लिखिएगा इट्स मेन फंक्शन, its main function is to provide, its main function is to provide support, कॉमा क्या देना, प्रोटेक्शन, सपोर्ट देना, प्रोटेक्शन देना और स्ट्रेंथ देना शेल को, एंड स्ट्रेंथ टू द शेल। ओके, तो मेन फंक्शन क्या है, क्या प्रोवाइड करवाना, सपोर्ट देना, प्रोटेक्शन देना, स्ट्रेंथ देना शेल को। ये तो है शेल वॉल का मेन फंक्शन। जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या है, होल्ड रखती है सेल ऑर्गेनेलीज को। इसमें लिखिएगा इट्स मेन फंक्शन इज टू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिखना है आप लोगों को 6 पॉइंट। इट्स मेन फंक्शन इज टू होल्ड सेल ऑर्गेनेलीज, सेल ऑर्गेनेलीज को रखती है, एंड रेगुलेट द पैसेज, एंड क्या लिखा, एंड रेगुलेट द पैसेज। ओके, रेगुलेट द पैसेज ऑफ मटेरियल्स, रेगुलेट द पैसेज ऑफ मटेरियल्स, अंदर की तरफ एंड बाहर की तरफ, यानी कि इन एंड आउट ऑफ शेल। इज दैट क्लियर? यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या है, सेल के जो अंग होते हैं उनको पकड़े रखती है और रेगुलेट करती है। जो मटेरियल होता है अंदर और बाहर की तरफ, सेल के अंदर और बाहर की तरफ की जो मटेरियल होते हैं इनको क्या रखती है, वो होल्ड, मतलब उनका रेगुलेशन रखती है। क्या रखती है, रेगुलेशन रखती है। चलें आगे की तरफ बात करेंगे न्यूक्लियस की। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों के न्यूक्लियस। मैं इसको रफ कर देता हूं। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है आप लोगों के, या बोल सकते हैं मैं नेक्स्ट टॉपिक राहुल सर बता रहे हैं आप लोगों को, न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस जो होता है केंद्रक इसे हिंदी में बोला जाता है। ये एक सेंट्रली लोकेटेड स्पेरिकल होता है, मतलब सेंटर में स्थित एक स्पेरिकल बॉडी होती है जो कि साइटोप्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। और साइटोप्लाज्मा किस में पाया जाता है? शेल के अंदर। शेल के अंदर साइटोप्लाज्मा और साइटोप्लाज्मा के अंदर स्पेरिकल बॉडी होती है जो कि यूकेरियोटिक शेल्स में ही पाई जाती है। यानी कि इसमें लिखिएगा न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस इज, ये यूकेरियोटिक शेल्स में होती है और यूकेरियोटिक शेल्स होते हैं वो केवल एक ही न्यूक्लियस रखते हैं। ओके, न्यूक्लियस के अंदर हम बोल सकते हैं जैसे आरबीसी होती है ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। तो अलग मैं न्यूक्लियस के और भी पार्ट बताऊंगा, जैसे इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। तो न्यूक्लियस इज द सेंट्रली ओके, ये एक बीचों बीच होता है लोकेटेड स्पेरिकल तो न्यूक्लियस इज द सेंट्रली लोकेटेड स्पेरिकल बॉडी फाउंड इन द किसके अंदर पाई जाती है? साइटोप्लाज्मा ऑफ शेल। साइटोप्लाज्म ऑफ शेल। शेल की जो साइटोप्लाज्मा है, ओके, सेल की जो साइटोप्लाज्मा है, इस साइटोप्लाज्मा के अंदर स्पेरिकल बॉडी होती है, ठीक है। आगे लिखिएगा, इट इज फाउंड इन ऑल यूकेरियोटिक शेल्स। सभी यूकेरियोटिक शेल्स में पाई जाती है। और यूकेरियोटिक जो शेल्स होती हैं, आगे लिखिएगा, यूकेरियोटिक शेल्स हैव, क्या रखती है ये शेल्स? केवल एक न्यूक्लियस रखती है, ओनली वन न्यूक्लियस, केवल एक ही न्यूक्लियस रखती है। कॉमा लगा करके लिखिएगा, सम शेल्स हैव, कुछ शेल्स जो होती है, कॉमा लगा करके लिखिएगा, सम शेल्स हैव, या एनकुलेट बोल सकते हैं, ठीक है। हैव, आप यहां पर आर लिखिए, सम शेल्स आर, ओके। कुछ जो शेल्स होती है एनकुलेट होती है, ENUCELATE, एनकुलेट, यानी कि बोल सकते हैं बिना न्यूक्लियस के होती है। या इसके मतलब आप डायरेक्ट यहां पर ऐसे करिए, ऐसे लिखिए आर ऐसे लिखिए विदाउट न्यूक्लियस, जिससे आपको डाउट नहीं रहेगा, विदाउट न्यूक्लियस, ओके, बिना न्यूक्लियस के होती है। अब आपको न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाएगा, तो हेडिंग डालें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ओके, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? न्यूक्लियस जो कंसिस्ट करते हैं, इसमें लिखिएगा द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ। न्यूक्लियस क्या क्या कंसिस्ट करता है? 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रखता है, न्यूक्लियोप्लाज्म रखता है, न्यूक्लियस रखता है, क्रोमोसोम्स रखता है, ओके। तो कौन कौन से रखता है? एक तो रखता है 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके। नेक्स्ट होता है इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म, ओके। थर्ड पॉइंट लिखिएगा न्यूक्लियस, NUCLEO, ओके, CLEOLUS, ओके। और फोर्थ पॉइंट इसमें लिखिएगा आप लोग क्रोमोसोम्स, CHROM, क्रोमोसोम्स, SOMES, ओके। तो 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है और क्रोमोसोम्स होते हैं। ये किसके पार्ट होते हैं? ये न्यूक्लियस के पार्ट होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर 2 तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, क्रोमोसोम होता है। और हेडिंग डालनी है आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में बताया जाएगा।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, साइंस को पढ़ते रहना है। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।